Hello everyone, here is a part 2 of chapter number 8, cell structure and function. So in this video we have to learn about parts of cell. So basic component of cell are cell membrane, cytoplasm and न्यूक्लियस की भाई सेल के अंदर ये तीन मेन चीज़ें होगी. एक होगा सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म एंड अ थर्ड वन इज न्यूक्लियस. सो दिस आर अ पार्ट ऑफ सेल्स. अब इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ सेल मेम्ब्रेन. सो सेल मेम्ब्रेन आर ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कि भाई सेल मेम्ब्रेन को दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, कि भाई सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानी जाती है. देन द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो फॉर्म्स द सराउंडिंग मीडियम. अब ये मेम्ब्रेन क्या काम करती है, तो मेम्ब्रेन क्या करेगी, सेल को दूसरे सराउंडिंग मीडियम से अलग रखने का काम करेगी. दैट सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. कि भाई हर एक सेल के पास अपनी बाउंड्री होगी, अपनी मेम्ब्रेन होगी, तो क्या करेंगे दूसरे सेल से वो क्या करेंगे, अलग रहेंगे. बाकी वो सारे सेल्स क्या हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे. डन. सो अगर नॉर्मल वे में बात करो तो सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या हो गया, हर एक सेल की एक बाउंड्री, फिक्स की हुई बाउंड्री हो गई. नाउ इट गिव्स शेप टू सेल. और ये मेम्ब्रेन, ये बाउंड्री होने की वजह से क्या होगा, सेल को शेप भी देगा. नाउ इन प्लांट्स, इन एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन एंड अनदर लेयर इज देयर एंड नोन एज सेल वॉल. और अगर आप प्लांट सेल की बात कर लो तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी और एक लेयर होगा एंड दैट इज नोन एज सेल वॉल. कि ये क्या करेगा, बाहर के एटमॉस्फेयर के सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा. Then so it is about cell membrane. Then cytoplasm. It is jelly-like substance present between cell membrane and nucleus. कि भाई cytoplasm क्या है, तो cytoplasm is nothing else but a jelly-like material which is present inside the cell. कि भाई सेल के अंदर एक jelly-like material होगा that is known as cytoplasm and it contains organelles. अब साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होगी. डन. देन न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ सेल. कि अगर न्यूक्लियस की बात कर लो तो न्यूक्लियस क्या हुआ, न्यूक्लियस को ब्रेन का सेल का ब्रेन बोला जाता है. क्योंकि सेल का जो भी कुछ काम है, जो भी सारा फंक्शनिंग है वो कौन करता है, जो भी सिग्नल्स देने हैं वो सारे सिग्नलिंग्स न्यूक्लियस देता है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल. Now it's separate from the cytoplasm by a membrane called nuclear membrane. अब न्यूक्लियस सेल के अंदर आया हुआ है, बट सेल में भी ये अंदर मिक्स ना हो जाए हर एक ऑर्गेनल के साथ, इसीलिए न्यूक्लियस के खुद के ऊपर भी अपनी एक मेम्ब्रेन होती है और इस मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सेल की मेम्ब्रेन थी तो नाम था सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है तो इट इज़ नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. Now in addition it contains thread-like structure called chromosome. अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, सो इट कंटेन्स अ थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर. जैसे धागा कैसा होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर ही बहुत ऐसे धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स है एंड दैट इज नोन एज क्रोमोसोम्स. अब ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, जीनेटिक इन्फॉर्मेशन पास आउट करते हैं, सारे जीन्स उनके अंदर होते हैं, इसीलिए हम अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं. क्योंकि बोलते हैं ना कि ये इसकी मम्मी जैसा है, ये इसके पापा जैसा है, दैट इज बिकॉज ऑफ अ जीन्स. एंड ये जीन्स किसके अंदर होते, क्रोमोसोम्स के अंदर होते. कि भाई क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन्स है, वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे क्रोमोसोम, उनके अंदर कैपेसिटी होती है जीन्स को स्टोर करने की. और ये जीन्स ऐसे होते हैं कि जो आपको आपके हेरिडिटरी में मिलते हैं, पेरेंट्स के थ्रू मिलते हैं. तो ये जो पेरेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक हमारे बॉडी में आती है, ये सारी चीज़ें पास आउट होती है, जो जीन्स आते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम्स. की ये क्रोमोसोम्स क्या काम करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं क्योंकि आगे की नेक्स्ट जनरेशन में फिर वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो पाए. डन. नाउ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स. की साइटोप्लाज्म जब हमने स्टडी किया उसके अंदर हमने बोला था कि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनल्स होगी. अब ऑर्गेनल्स होगी ये बोला है तो अब ऑर्गेनल्स को क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है. सो द फर्स्ट ऑर्गेनल इज गोल्गी अपार्टस. ऑलरेडी हर एक ऑर्गेनिज्म के बाजू में मैंने उसकी इमेज मेंशन की है, सो आप लोग को देख के आइडिया आ जाए कि ये इमेज कैसी होगी. एट द सेम वे आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल के भी देखते जाना कि ऐसी ऐसी इमेज होती है. सो विल टॉक अबाउट गोल्गी अपार्टस.
गोल्गी apparatus are small tubes that are responsible for the secretion of chemical substance। क्योंकि गोल्गी apparatus क्या होगी, तो छोटी छोटी ट्यूब्स है कि जो क्या होगा, आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल सिक्रीशंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उनका सिक्रीशन करने के लिए हेल्प करती है। डिस्पेज एंड पैकेजिंग में भी वर्क करती है कि भाई ये सब्सटेंस बन गया है तो फिर उनको बाहर निकालने के लिए, फिर उनको पैक करने के लिए, अलग अलग चीज़ों में पहुंचाने के लिए सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी गोल्गी apparatus की होती है, और ये इस तरीके की दिखती है। देन वैक्यूल्स। नाउ वैक्यूल्स दे स्टोर एक्सेस वाटर एंड यूजफुल मिनरल्स। कि भाई आपकी बॉडी के अंदर जितना भी एक्सेस वाटर होगा, एक्सेस फूड होगा, एक्स्ट्रा मिनरल्स होंगे, वो सारी चीज़ें वेस्ट नहीं है, वो कभी ना कभी आपको काम आएगी, बट उसको स्टोर करना भी ज़रूरी है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे ये सारी चीज़ें स्टोर हुई है, दैट इज़ नोन एज वैक्यूल। कि भाई वैक्यूल के अंदर वाटर और सारे मिनरल्स स्टोर हुए होंगे। देन lysosomes, they contain enzyme at time of emergency, they burst and destroy the cell, they are also known as the suicidal bag of the cell। ऑलरेडी इमेज आपको बाजू में दी हुई है। अब लाइसोसोम क्या हुए कि लाइसोसोम एक ऐसी ऑर्गेनल है जिनके अंदर क्या होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब ऐसे एंजाइम जो किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर देंगे। अब इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो कभी भी टूट सकती है, जब उनको मर्जी हो ना तब वो अपनी मर्जी से क्या कर सकती है, टूट के अपने अंदर के जो केमिकल्स है ना वो रिलीज कर सकती है। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। अब सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्यों नाम दिया गया, तो उसके पीछे भी एक रीज़न है कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल घुस जाए, कोई बाहर का एलिमेंट घुस जाए जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो ये लाइसोसोम्स क्या करेंगे कि वो जो चीज़ है ना जो हमारे लिए डेंजरस है, उस चीज़ को घेर लेंगे चारों चारों से, कोई वो चीज़ें बीच में रह जाएगी और सारे लाइसोसोम्स क्या कर लेंगे, उसको कवर कर लेंगे, घेर लेंगे। अब मैंने पहले ही बोला कि इनके पास कैपेसिटी है कि उनको जब फूटना है वो फूट सकती है, बर्स्ट हो सकती है। देन तो पहले क्या करेगी, वो पैथोजन को घेर लेगी, जो चीज़ है जो डेंजरस है उसको घेर के फिर ये खुद क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, टूट जाएगी। अब वो टूटेगी तो उनके अंदर के जो केमिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, सिक्रीट हो जाएंगे। जो डाइजेस्टिव एंजाइम थे वो सिक्रीट हो जाएंगे। अब वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर देंगे। तो वो जो पैथोजन था उस पैथोजन को ये एंजाइम्स डाइजेस्ट कर देंगे, तोड़ देंगे। इसीलिए हमें वो जो टेंशन थी उससे, वो हमें जो डेंजरनेस थी वो डेंजरनेस रिलीज हो जाएगी। तो क्या किया, लाइसोसोम्स ने खुद ने सुसाइड कर लिया हमें बचाने के लिए। देन सो इसीलिए उनको क्या बोला गया है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। की भाई वो खुद मर जाते हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ये जो आपको ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं ना, वो सारे एंजाइम्स है जो लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम उनका शॉर्ट फॉर्म है ER। E stands for endoplasmic and R stands for reticulum. So endoplasmic reticulum is known as ER। अब उनका काम क्या है, they help in the transport and storage of प्रोडक्ट्स। की भाई ER क्या काम करती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम और स्टोरेज करने का काम, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट का काम। किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की हेल्प से हो जाता है। अब यहाँ पे भी आपको दो कलर्स दिख रहे हैं। देन एक दिख रहा है डार्क पिंक और एक है एकदम लाइट पिंक, राइट। तो इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ना, उसको रफ इसीलिए बोला गया है क्योंकि उनकी सरफेस रफ होती है। यहाँ पे आपको जो रेड कलर जो एकदम डार्क पिंक दिख रहा है ना, वहाँ पे आपको बहुत सारे डॉट डॉट दिखेंगे, वो डॉट डॉट है ना वो राइबोसोम्स है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स जाके स्टिक हो जाते हैं, इसीलिए उनकी सरफेस क्या हो जाती है, रफ हो जाती है और उनका नाम दिया गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और ये जो लाइट पिंक वाला एरिया है ना वो स्मूथ है, दैट मीन्स वहाँ पे राइबोसोम्स नहीं चिपके हुए, इसीलिए वो सरफेस स्मूथ है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब राइबोसोम्स क्या काम करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करते हैं। तो आपकी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वहाँ पे राइबोसोम्स स्टिक हुए हुए, इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है।
और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो प्रोटीन जो बने हुए हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। देन राइबोसोम्स, ऑलरेडी मैंने आपको बताया राइट कि वो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की सरफेस के ऊपर वो जो बॉल जैसे चिपके थे छोटे छोटे, दैट इज नोन एज राइबोसोम्स। अब ये मत सोचना कि वहाँ पे तो वो राउंड फॉर्म में थे और यहाँ पे तो ऐसे बहुत डेंस पड़ा है। दैट इज अ जीनेटिक स्ट्रक्चर, कि ये उनका जीनेटिक स्ट्रक्चर है कि उनके अंदर के जो प्रोटीन्स है ना उनका आप 3D स्ट्रक्चर देखोगे ना तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखता है। बाकी राइसोसोम्स होते तो राउंड फॉर्म में ही है। नाउ दे आर ग्रेन्यूएटेड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, कि भाई ये ग्रेन्यूल है, छोटी छोटी ग्रेन्यूल्स बॉल फॉर्म में होते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो जो जेली लाइक मटेरियल है ना उनके अंदर ही ये चीज़ें प्रेजेंट होती है। अब राइबोसोम्स का मेन काम क्या है? प्रोटीन फॉर्मेशन का। और बाजू में आपको एक उसने जो राइबोसोम्स ने जो प्रोटीन बना है उसकी एक इमेज का 3D स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि भाई प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा। सो राइबोसोम का मेन वर्क क्या हुआ? प्रोटीन फॉर्मेशन का। डन। ना माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर टाइनी रोड शेप बॉडी is known as the powerhouse of the cell and they act as site of energy। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जाना जाता है द पावर हाउस ऑफ द सेल, कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? आपकी बॉडी के लिए एनर्जी बनाने का काम करता है। और जो चीज़ हमें एनर्जी देती है, जो चीज़ पावर देती है, उसको क्या बोला जाता है? पावर हाउस। हम मोस्टली जीबी को पावर हाउस बोलते हैं क्योंकि हमारे घर पे एनर्जी, हमारे घर पे लाइट और पावर वहाँ से आती है, दैट्स वाई वो पावर हाउस है। बट अगर बॉडी की बात कर लो तो बॉडी में पावर कहाँ से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से आती है, दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करेगा? एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। वो एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस करेगा? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी फुल फॉर्म इज एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, कि भाई ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपीज प्रोड्यूस करेंगे एंड एटीपी इज नथिंग एल्स बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। देन तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो जाएगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगी, दैट्स वाई दैट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ना ऑर्गेनल्स इन प्लांट एंड एनिमल, कि भाई ये सारी जो ऑर्गेनल थी वो यूकैरियोट्स के बारे में थी और जो दोनों में प्रेजेंट है, कॉमन ऑर्गेनल्स थी। अब हम बात करते हैं सेंट्रोजोम्स की। तो सेंट्रोजोम्स आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स, कि भाई ये एक ऐसी ऑर्गेनल है जो सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होगी। अब तक की आपने जितनी ऑर्गेनल्स पढ़ी ना वो सब में होती है, प्लांट में भी और एनिमल्स में भी। बट अब ह्यूमन बींग्स भी एनिमल में ही आ जाते हैं। डन, ये याद रखना कि भाई ह्यूमंस है बट कैटेगरी कौन सी है? एनिमल्स में ही आते हैं। डन, तो आगे के जितने भी चीज़ें पढ़ी थी दैट इज़ अबाउट बोथ, प्लांट में भी है और एनिमल में भी है। बट सेंट्रोजोम की बात कर लो तो सेंट्रोजोम सिर्फ एनिमल्स के अंदर ही होता है और ह्यूमंस के अंदर भी होता है क्योंकि ह्यूमंस इज ऑल्सो एनिमल। Now, they are present only in animal cells. Their function is to initiate and regulate cell division. कि भाई इनका मेन काम क्या है? सेल डिवीजन को स्टार्ट करना, कि भाई एक सेल में जो दूसरे सेल्स बनते हैं ना, एक में से 2 बनेंगे, 2 में से 4 बनेंगे। ऑलरेडी 7th में आपको मैंने समझाया था कि भाई सेल्स किस तरीके से डिवाइड होते हैं। एक में से 2 होंगे, फ्रेगमेंटेशन से बनेंगे और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से। बट वो सारे असेक्सुअल वे थे। जब सेक्सुअल वे से डिवीजन हो रहा हो सेक्सुअल मेथड से, तो सेक्सुअल मेथड से डिवीजन होने के टाइम पे सेल को डिवाइड करने का जो काम होगा, जो फर्स्ट इनिशियल स्टेप होगा, स्टार्टिंग, वो कौन करेगा? सेंट्रोजोम्स करेगा। और पूरे सेल डिवीजन को रेगुलेट करने का काम, कंट्रोल करने का काम सेंट्रोजोम्स करेंगे। नाउ प्लास्टिड्स, दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सेंट्रोजोम्स सिर्फ एनिमल में प्रेजेंट थे और प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होते, इसीलिए प्लांट्स कलरफुल होते। ह्यूमंस कलरफुल नहीं होते कि एक ग्रीन है, एक रेड है, एक येलो है, एक ब्लू है। देन बिकॉज प्लास्टिड्स आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड ह्यूमन बींग्स, कि भाई ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते, इसीलिए सबका एक ही कलर है। सिर्फ स्किन की टोन का चेंज होता है बट ह्यूमन बींग्स एक जैसे होते हैं। बट प्लांट्स के वेरियस कलर्स होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ प्लास्टिड्स। Now, there are 3 types of plastids: chromoplast, chloroplast and leucoplast. Then, अब क्रोमोप्लास्ट मतलब क्या? कि कलरफुल चीज़ें होगी, कलर होंगे प्लांट के अंदर। तो ये जो प्लांट अलग अलग कलर के है दैट इज क्रोमोप्लास्ट, कि भाई उनके अंदर क्रोमोप्लास्ट है।
प्लास्टिड कौन सा है? क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड है, दैट्स वाई उनके अंदर कलर है। एंड ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मतलब वाइट, कि भाई ऐसी चीज़ है जिनके पास कोई कलर नहीं है, वाइट है, दैट इज नोन एज ल्यूकोप्लास्ट। देन बाजू में मैंने चार्ट दिया है, प्लास्टिड्स दो पार्ट के अंदर डिवाइड हुए, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब कलर वाले और ल्यूकोप्लास्ट मतलब कलरलेस। नाउ क्रोमोप्लास्ट के अंदर और एक चीज़ है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मीन्स ऐसा प्लास्टिड जिनके पास कौन सा कलर हो? ग्रीन कलर हो। देन क्लोरोप्लास्ट इज अ थिंग which contains chlorophyll, and already you know that chlorophyll is a thing which gives green color to plant। कि भाई क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, वो एक पिगमेंट है जिसकी वजह से प्लांट के पास ग्रीन कलर होता है। देन सो दिस इज अबाउट क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब ग्रीन को छोड़ के अलग अलग कलर्स, क्लोरोप्लास्ट मतलब ग्रीन कलर एंड ल्यूकोप्लास्ट मतलब वाइट कलर। तो अलग अलग प्लांट के अकॉर्डिंग, कोई प्लांट है उनके अंदर ग्रीन कलर है, दैट्स वाई उनके अंदर कौन सा प्लास्टिड होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। कोई है जिनका रेड कलर है, तो रेड कलर वाले कौन से होंगे? क्रोमोप्लास्ट, कि भाई ग्रीन को छोड़ के बाकी सारे कलर, दैट इज इन क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट जिनके पास कोई कलर नहीं है, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। देन नाउ हियर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स, कि भाई प्लांट सेल के पास सेल वॉल होगी, एडिशनल लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी कवर करने वाला एक लेयर होगा, दैट इज सेल वॉल। बट एनिमल सेल की बात कर लो तो एनिमल सेल डज नॉट हैव एनी एडिशनल लेयर। और हियर इज अ स्ट्रक्चर, कि भाई बाकी की सारी चीज़ें क्या होती है? सेम होती है। राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, वैक्यूल्स होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, सॉरी क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होगा। देन गोल्गी अपार्टस होगी, वैक्यूल होगी, ये सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ इसके लेबल्स पढ़ लेना, एग्जाम के अंदर लेबल्स आने की पॉसिबिलिटीज़ है। सो हियर इज अबाउट द स्ट्रक्चर्स। देन गाइस, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।